आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज जो आपको पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह है पाठ 16 अपना पराया। इस पाठ के लेखक हैं हरशरण सिंह बिश्नोई। पाठ सार पढ़ते हैं। जब हमारा कोई जानकार दरवाजे पर हो तो हम दरवाज़ा तुरंत खोल देते हैं। यदि कोई अनजान हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं। जो जानकार है वह अपना होता है, जो अनजान है वह पराया। इसी प्रकार हमारा शरीर तंत्र भी हमारे अपने पराये की पहचान करता है। वह कैसे, आइए इस पाठ में जानते हैं। कई बार हमारे शरीर में कांटा चुभ जाता है, आँख में कभी कण चला जाता है। तब हमारा शरीर कुछ गतिविधियां करता है ताकि हम इनसे होने वाले नुकसान से बच सकें। जैसे कांटा लगने पर, कांटा निकालने पर कोई कण शरीर में रह जाए तो वहाँ मवाद बन जाती है, जिसके निकलने पर कांटा और दर्द दोनों निकल जाते हैं। आँख में कण जाने पर आंसू निकल आते हैं, जिसके साथ कण निकल जाता है। छींक आना, नाक से पानी बहना शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। इनके द्वारा शरीर बहुत से बाहरी और हानिकारक पदार्थों को बाहर फेंक देता है। यह सुरक्षा व्यवस्था हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कष्टों से बचाती है। जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है। खाने पीने के पदार्थों का स्वाद लेकर वह उसे परख लेती है। कड़वे और खराब पदार्थ को हमारे जीभ भीतर जाने से मना कर देती है। भोजन में आया हुआ बाल, कंकर पत्थर आदि जीभ से बच नहीं पाता। यदि कोई खाई हुई अवांछित वस्तु शरीर में चली जाए तो हमारा आमाशय उसे स्वीकार नहीं करता। उसे वह उल्टी के रास्ते उस वस्तु को बाहर से शरीर से बाहर फेंक देता है। इस प्रकार पेट अथवा आमाशय भी हमारे शरीर के द्वारपाल हैं। वातावरण में असंख्य रोगाणु हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें आश्रय के साथ ऊतकों को खाकर भोजन भी मिल सके। शरीर में प्रजनन कर बढ़ते रहते हैं। इसके प्रभाव से शरीर बहुत से रोगों से घिर जाता है। हमारा शरीर रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकता रहता है। त्वचा देह रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार है, अर्थात शरीर एक किला मान लिया जाए तो त्वचा इस किले की बाहरी दीवार है जो दुश्मनों को अंदर आने से रोकती है। श्वास लेते समय विभिन्न रोगाणु नाक के बाहर शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ छींक के द्वारा बाहर फेंक दिए जाते हैं। जो अंदर पहुंच जाते हैं उन्हें नाक के बाल रोक लेते हैं। श्लेष्मा के साथ ये रोगाणु बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ही श्लेष्मा फेफड़ों में भी होता है, जो बलगम के रूप में बाहर निकलता है। बहुत से रोगाणु भोजन, दूध, पानी आदि के माध्यम से मुंह द्वारा आहार नली में तथा आमाशय तक पहुंच जाते हैं। मुंह की लार रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। आगे पहुंचे हुए आमाशय के अम्ल में नष्ट हो जाते हैं तथा उल्टी के रूप में निकल जाते हैं। इस प्रकार शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान त्वचा और फिर नाक द्वारा फेफड़ों, मुंह और आहार नली की भीतरी परतों का होता है। ये रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। अति सूक्ष्म विषाणु तो पतली त्वचा की परत से घुसकर तथा सारी परतों को भी छेद कर घुस जाते हैं। लेकिन इसी के साथ शरीर की सुरक्षा व्यवस्था भी सक्रिय हो जाती है। अनेक संक्रमण पूरे शरीर में ना होकर स्थानीय होते हैं, जैसे फोड़े, फुंसी आदि। ऐसे में श्वेत रक्त कणिकाएं सतर्क हो जाती हैं और रोगाणुओं से निकले कुछ रासायनिक पदार्थों का पता लगाकर आक्रमण कर देती हैं। ऐसे में रोगाणु और श्वेत रक्त कणिकाओं का युद्ध आरंभ हो जाता है। मृत सेनाओं का मलबा तथा टूटे फूटे ऊतक मवाद बनकर बाहर निकलते हैं। यदि रोगाणु प्रथम आक्रमण में मर जाएं तो ठीक, नहीं तो वे आगे बढ़कर ऊतकों के तरल में पहुंच जाते हैं। ऊतक तरल पहले तो नलियों और रक्तवाहिनियों में पहुंचने पर उन्हें एक और मोर्चा संभालना है।
यदि शरीर में फोड़े फुंसी हों तो बगल में गिल्टियाँ निकल आती हैं। टॉन्सिल भी इस ऐसी ही गिल्टियाँ हैं। गिल्टियाँ हमारे शरीर की सुरक्षा चौकियाँ हैं। इनके अंदर विशेष प्रकार की भक्षक कोशिकाएं होती हैं। इन स्थानों पर भी रोगाणु विजय पाकर आगे बढ़ते हैं तो रोगी की हालत गंभीर हो जाती है। विषाणु और जीवाणुओं से निकलने वाले विष यानी टॉक्सिन से टक्कर लेने के बाद के लिए कुछ विशेष रासायनिक अणु कार्य करते हैं जिन्हें प्रतिपिंड कहा जाता है। प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी में प्रतिपिंड मुख्यतः गिल्टियों की कोशिकाओं से बनाई जाती है। यह प्रतिपिंड एक रोग विष को ख़त्म कर पाते हैं। यह अलग अलग रोगाणु और उनके रोग विष के लिए अलग अलग तरह के प्रतिपिंड देने होते हैं। यदि कोई व्यक्ति रोग विष से थोड़ा सा ज़्यादा बीमार होकर ठीक हो जाए कि तब इस रोग विष से टक्कर लेने वाले प्रतिपिंड कुछ ही सप्ताह तक बने रहेंगे। जैसे इन्फ्लुएंजा, कुछ रोगों के प्रतिपिंड 10-15 साल तक बने रहते हैं, जैसे चेचक के। हमारे शरीर की स्मरण शक्ति याददाश्त इतनी विचित्र है कि वह रोगाणु को लंबे समय बाद भी पहचान लेती है। रोगों के बचाव टीकों में यह सिद्धांत काम में लाया जाता है। आज 20 प्रकार के टीके बन चुके हैं, जैसे चेचक, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग आदि। इन सब में एक ही सिद्धांत है। दुर्बल किए गए रोगाणु अथवा हल्का किया गया रोग विष जानबूझकर व्यक्ति के अंदर डाला जाता है। तब व्यक्ति का शरीर उस रोगाणु या विष से जूझता है और शरीर में एंटीबॉडी बनाने लगता है। जब वास्तविक रूप से यह रोगाणु व्यक्ति के शरीर पर हमला करते हैं तो ये एंटीबॉडी रोग विष को मार देती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। हमारे शरीर को बहुत बार कुछ चीज़ों की महक, धूल, दूध, अंडा आदि से छींकें अथवा उल्टी हो जाती है। इसका अर्थ है कि हमारा शरीर इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में हमारे शरीर में इन वस्तुओं के पहले प्रयोग पर ही सही प्रतिपिंड बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब इन वस्तुओं को खाते हैं तो शरीर में इन वस्तुओं और प्रतिपिंडों के बीच प्रतिक्रिया होती है। तब शरीर पित्ती निकालना, सूजन आ जाना, सांस फूलना, दमा हो जाना, ये सब एलर्जी हो जाती है। शरीर द्वारा अस्वीकार वस्तुओं को पराया कहा जाता है। इस प्रकार से कुछ खाद्य पदार्थ किसी के शरीर को स्वीकार करते हैं जिन्हें अपना कहा जा सकता है, और खाद्य पदार्थ अस्वीकार कर लिए जाते हैं, उन्हें पराया कहा जाता है। हमारे शरीर की 1-2 कोशिकाएं रोज ही बदलती रहती हैं, जो शरीर में होते हुए भी पराई सी होती हैं। प्रतिपिंड इन कोशिकाओं को मारकर हमें सुरक्षित करते हैं, परंतु कुछ बागी या शरीर द्रोही कोशिकाएं हद से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तब वे कैंसर का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार हमारी मानव जाति यदि जीवित है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय अपने पराये की पहचान को ही जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, जीव और अमाशय शरीर के क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा द्वारपाल। प्रश्न 2, हमारे शरीर में घुसने की कोशिश कौन करता है? इसका उत्तर है रोगाणु। प्रश्न 3, स्थानीय रोग हैं। स्थानीय रोग होते हैं फोड़े फुंसी। प्रश्न 4, अपना पराया पाठ के अनुसार हम रोगाणुओं के विष को किसके माध्यम से शरीर में पहुंचा सकते हैं? इसका उत्तर होगा टीकों के माध्यम से। अपना पराया पाठ के अनुसार रक्त की श्वेत कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ती हैं, तो इसका उत्तर होगा 2, रोगाणुओं से लड़ती हैं। अब प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भर रही है। पहला, स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं तथा ये हैं छींक आना या खांसी आना, या नाक से पानी निकलना, या आँख से पानी बहना। इसका उत्तर होगा छींक आना और नाक से पानी निकलना, ये स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। दूसरा कि रोगाणु शरीर में प्रवेश कर
प्रजनन कर बढ़ते रहते हैं। इसका उत्तर होगा प्रजनन। 3, त्वचा देह रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार है। इसमें आएगा दुर्ग और दीवार। अब आपको सही और गलत बताने हैं। जीव और अमाशय हमारे शरीर के द्वारपाल हैं, ये सही है। छींक आना, नाक बहना शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं, यह भी कथन सही है। कड़वे और खराब पदार्थ हमारे गुर्दे से बच नहीं पाते, ये कथन गलत है। अवांछित वस्तु का अमाशय स्वीकार नहीं करता, ये सही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इनका आप मिलान करेंगे, जैसे त्वचा के साथ दुर्ग, नाक श्लेष्मा, फेफड़ा बलगम, आहार नली भोजन और अमाशय अम्ल। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अपने पराये की पहचान कौन करता है? उत्तर होगा शरीर तंत्र अपने पराये की पहचान करता है। प्रश्न 2, आँखों में चुभा कण किस प्रकार बाहर निकलता है? उत्तर होगा आँखों से निकलने वाले आंसू के साथ जो पानी आता है उसी के साथ कण बाहर निकल आता है। प्रश्न 3, रोगों पर आक्रमण करने वाली कोशिकाएं हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं इसका उत्तर है। प्रश्न 4, हमारे शरीर की सुरक्षा चौकियां हैं। उत्तर होगा गिल्टियां। प्रश्न 5, गिल्टियों में क्या पाया जाता है और उसका क्या कार्य होता है? उत्तर भक्षक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। प्रश्न 6, प्रतिपिंड क्या है? उत्तर होगा इसका कि विशेष रासायनिक अणु जो एक रोग विष को खत्म करते हैं। प्रश्न 7, प्रतिपिंड कहाँ बनते हैं? उत्तर कि प्रतिपिंड गिल्टियों की कोशिकाओं में बनती हैं। प्रश्न 8, क्या बहुत से रोग विष को एक प्रतिपिंड से खत्म किया जा सकता है? उत्तर नहीं, रोग विष के लिए अलग अलग प्रतिपिंड होते हैं। प्रश्न 9, जीव शरीर की क्या कहलाती है? उत्तर होगा द्वारपाल। प्रश्न 10, रक्त कहाँ बनता है? उत्तर रक्त लाल रक्त कणिकाओं में बनता है। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, शरीर की सुरक्षा प्रक्रिया में योगदान देने वाले शरीर के अंगों की भूमिका बताइए। उत्तर शरीर की सुरक्षा प्रक्रिया में सबसे पहला योगदान त्वचा का, फिर नाक का, फिर मुंह का, फिर आहार नली का, फिर आमाशय का होता है। इस प्रक्रिया को इस प्रकार से समझ सकते हैं: त्वचा, नाक, फेफड़े, मुंह, आहार नली, आमाशय। प्रश्न 2, जीवाणुओं से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपना पराया पाठ के आधार पर समझाइए। उत्तर असंख्य जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं, ये सांस एवं भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जीवाणु से बचने के लिए साफ हवा में सांस लें, साफ पानी पिएं और खाने वाली कच्ची वस्तुओं को अच्छी तरह साफ पानी में धोएं और उबाल लें। जीवाणु अधिक ताप पर जीवित नहीं रहते। प्रश्न 3, जीव का शरीर में क्या कार्य है? उत्तर लिखेंगे इसका कि जीव एक द्वारपाल जैसी कार्य करती है। खाने पीने के पदार्थ को स्वाद लेकर वह उसे परख लेती है। कड़वे और खराब पदार्थ को हमारी जीभ भीतर जाने से मना कर देती है। भोजन में आया हुआ बाल, कंकर, पत्थर आदि जीभ से बच नहीं पाता। यदि कोई खाई हुई अवांछित वस्तु शरीर में चली जाए तो हमारा आमाशय उसे स्वीकार नहीं करता, उसे वह उल्टी कर के रास्ते उस वस्तु को शरीर से बाहर फेंक देता है। इस प्रकार पेट अथवा आमाशय भी शरीर के द्वारपाल हैं। ये थे अपना पराया पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।